जी अस्सलाम वालेकुम। आज पीएमएस मिनिस्ट्रियल इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ और मैं सबसे पहले पीएमएस इंग्लिश ऐसे के पेपर का एनालिसिस करूंगा और उसके बाद मैं आज के लेक्चर की तरफ चलूंगा। लेट मी शेयर स्क्रीन। आज पीएमएस इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर ये चार टॉपिक्स जो हैं, वैसे तो पांच टॉपिक होते हैं लेकिन ये चार टॉपिक जो हैं इनका मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। पहला टॉपिक था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन पाकिस्तान, ब्रिजिंग और वाइडनिंग द अर्बन रूरल डिवाइड। दूसरा टॉपिक था एजुकेशन वर्सेस एक्सट्रीमिज्म, कैन स्कूल्स इन पंजाब शेप अ पीसफुल फ्यूचर। तीसरा टॉपिक था पुलिस रिफॉर्म्स इन पंजाब, मॉडर्न पोlicing और कॉस्मेटिक चेंजेस। और चौथा टॉपिक था द राइज ऑफ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कल्चर, इज इट एम्पावरिंग और स्ट्रेसिंग पाकिस्तान यूथ। इन चारों टॉपिक्स को, एक और टॉपिक भी था लेकिन मैं ये चारों टॉपिक आपस में, इनके अंदर एक खास थीम है जिसके ऊपर मैं आज बात करना चाहूंगा, जिसके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इन चारों टॉपिक्स के अंदर एक पैटर्न आपको सिमिलर नजर आएगा और ये बड़ी जबरदस्त किस्म की चेंज है इंग्लिश कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर। इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर एग्जामिनर जो है वो बहुत जबरदस्त पेपर सेट कर रहा है। पहला टॉपिक अगर आप देखें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बात करता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या ये अर्बन और रूरल डिवाइड का बायस बन रही है या लोगों को आपस में, देहाती और जो अर्बन एरियाज के लोग हैं उनको आपस में करीब कर रहा है। दूसरे टॉपिक में वो पाकिस्तान बात करते हैं एजुकेशन की और एक्सट्रीमिज्म की, इंतहा पसंदी की बात करता है कि पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो स्कूल्स हैं क्या वो एक पीसफुल फ्यूचर एजुकेशन इम्पार्ट करने के जरिए क्या एक पीसफुल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, सवाल है। तीसरे टॉपिक के अंदर है कि पुलिस रिफॉर्म पंजाब के अंदर जो की जा रही है या होती रही है, क्या वो वाकई मॉडर्न पुलिसिंग को जन्म दे रही हैं या सिर्फ दिखावे का कॉस्मेटिक मेयर्स ही हैं बस। ये भी आप कह सकते हैं एक एक सवाल ही है। चौथा टॉपिक जो है द राइज ऑफ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कल्चर, कि जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कल्चर जो है ये बढ़ रहा है आजकल। जो पीएमएस पंजाब के अंदर अगर हम बात करें, पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो सीएसएस, इंडिया के अंदर अगर आप बात करें तो यूपीएससी, क्या ये इज इट एम्पावरिंग और स्ट्रेसिंग पाकिस्तान यूथ। खासतौर पे ये टॉपिक पाकिस्तान के हवाले से है कि क्या ये जो पाकिस्तान के अंदर जो कंपेटिटिव एग्जाम्स का जो कल्चर चल पड़ा है, लोगों की एक बड़ी खेप इस तरह स्टूडेंट्स की इसके पीछे चल पड़ी है, क्या इससे लोगों जो पाकिस्तान की यूथ है वो एम्पावर हो रही है या वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है। ये भी एक सवाल है। इन चारों टॉपिक्स को देखने के बाद ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि एग्जामिनर की जो टोन है वो आर्गुमेंटेटिव है। यानी इस पूरे ऐसे की जो, इस ऐसे के पेपर की जो टोन है वो आर्गुमेंटेटिव है। ये चारों क्वेश्चन जो है, ये चारों टॉपिक्स जो हैं, चारों ऐसे के जो थीम्स हैं, ये बेसिकली आर्गुमेंटेटिव एसेज हैं। आर्गुमेंटेटिव एसेज क्या होते हैं? आर्गुमेंटेटिव ऐसे, अगर आप एग्जामिनेशन में आ जाएं, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और पेपर में अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे के टॉपिक को अगर आप डील करेंगे, उसके ऊपर ऐसे लिखेंगे, तो उसकी आउटलाइन कैसी होनी चाहिए। और अगर आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे आपके सामने आ गया है तो उसकी थीसिस स्टेटमेंट आप कैसे क्रिएट करेंगे। ये बेसिकली मेरे आज के लेक्चर के अंदर मेन थीम्स होंगे, मेन टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले सवाल ये है, जो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि ये आर्गुमेंटेटिव एसेज हैं। आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता क्या है? और अगर आपके सामने चार पांच, जैसे पीएमएस के पेपर में पांच थीम्स दिए जाते हैं और सीएसएस के पेपर के अंदर 10 थीम्स दिए जाते हैं, अगर आप 10 थीम्स देखते हैं ऐसे की और या पांच थीम्स देखते हैं, तो उनको देखने के बाद आप कैसे अंदाजा लगाएंगे, आप ये कैसे असरटेन करेंगे कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे कौन सा है, या क्या ये टॉपिक जो मैं पढ़ रहा हूँ ये आर्गुमेंटेटिव है या नहीं। पहले तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए, इसका आइडिया होना चाहिए और आपको आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप ये एग्जामिन कर सकें, ये अंदाजा लगा सकें, ये असरटेन कर सकें कि ये वाकई ये टॉपिक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है या नहीं। कुछ ऐसे आर्गुमेंटेटिव होते हैं जबकि कुछ ऐसे जो है वो सिर्फ एक्सपोजिटरी या एनालिटिकल होते हैं। सादा सी ट्रिक है, वैसे मैं आगे लेक्चर में मजीद डिटेल में भी बताऊंगा कि कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ कॉजेज और इफेक्ट्स या वे फॉरवर्ड पूछा जाता है, सादा सी बात पूछी जाती है। इसको हम कहते हैं एक्सपोजिटरी या एनालिटिकल एसेस। जैसे एजुकेशन सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, कॉजेज
चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस एक्सपोजिटरी, ऐसे एनालिटिकल भी कह सकते हैं। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, challenges and way forward, expository है, analytical है। सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, challenges and solutions, expository है और analytical है सिंपली। लेकिन जिन टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चन होता है, आपको एक स्टांस लेना पड़ता है, एक कोई आर्गुमेंट लेना पड़ता है। जैसे ये 4 टॉपिक्स है आज पीएमएस के पेपर में आए, ये जो जहां पे कोई आर स्टेटमेंट के अंदर आर का लफ्ज आ जाए या उसके एंड के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो ये आर्गुमेंटेटिव एसेस होते हैं। आर्गुमेंटेटिव एसेस क्या होते हैं, जरा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। आर्गुमेंटेटिव एसेस जो होते हैं, बेसिकली एक ऐसा एसे की टाइप है जिसके अंदर आपको क्लियर स्टांस लेना पड़ता है किसी कंट्रोवर्शियल इशू के ऊपर। और वो स्टांस आप कैसे लेते हैं, लॉजिक की मदद से, एविडेंस की मदद से और रीजनिंग की मदद से। जो मैंने डिस्क्रिप्टिव एसेस बताया है या जो एक्सपोजिटरी एसेस होते हैं, जो नैरेटिव एसेस होते हैं, उनके बरक्स जब आर्गुमेंटेटिव ऐसे के ऊपर आप टॉपिक के ऊपर आप ऐसे लिखते हैं, तो आपको एक एक साइड, एक स्टांस चूज करना पड़ता है, पिक करना पड़ता है। और फिर उस जो स्टांस आप पिक करते हैं, उसकी सपोर्ट में आपको एविडेंस, रीजन, लॉजिक ये प्रोवाइड करनी पड़ती है। हाँ, अपने स्टांस को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए आप काउंटर आर्गुमेंट भी देते हैं। आप अपने जो आर्गुमेंट, जो आप स्टांस लेंगे, उसके सपोर्ट के अंदर 4-5 पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन काउंटर आर्गुमेंट इंतहाई वीक सा देंगे और एक या दो देंगे बमुश्किल। और उसके बाद जब आप कंक्लूड कर रहे होंगे आर्गुमेंटेटिव ऐसे को, तो उसके उस कंक्लूजन के अंदर भी आप अपने स्टांस को रीइटरेट करेंगे और दोबारा उसका इयादा करेंगे और यूं अपने ऐसे को कंक्लूड कर देंगे। अब आर्गुमेंटेटिव ऐसे बेसिकली किस चीज का टेस्ट होता है, जहाँ आज का जो पीएमएस का पेपर था उसके अंदर जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे 4 आए हैं, ये बेसिकली किस चीज के मुतकाजी हैं, ये किस चीज के क्या टेस्ट हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और परसुएसिव राइटिंग स्किल्स का इम्तिहान होते हैं। कि क्या स्टूडेंट्स या कैंडिडेट जो कि कंपेटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, क्या उनका जो आर्गुमेंटेशन है, उनके अंदर परसुएशन है कि नहीं, क्या वो अपना स्टांस लेके एक क्लियर स्टांस लेके क्या अपने आप को एड्रेसी के सामने या एग्जामिनर को क्या वो कन्विंस कर सकते हैं, क्या वो क्रिटिकली एनालाइज और रीजनिंग दे सकते हैं। इसी तरह पीएमएस का या सीएसएस का जब भी ऐसे आता है, तो बेसिकली इम्तिहान इन्हीं चीजों का होता है कि एक कैंडिडेट जो है उसके अंदर कितनी क्रिटिकल थिंकिंग है, कितना वो रीजनिंग के साथ और कितना परसुएशन के साथ वो बात कर सकता है, लिख सकता है। अब अगर हमने ये चेक करना हो कि किसी भी ऐसे के टॉपिक के अंदर अगर आप 4-5 टॉपिक्स दिए हों कि कौन सा जो आर्गुमेंट है, कौन सा जो ऐसे है वो बेसिकली आर्गुमेंटेटिव है या आर्गुमेंटेटिव है या नहीं है, तो पहला टेस्ट ये है कि आप देखें कि उसके अंदर कोई डिबेट या कोई ट्रिगरिंग वर्ड तो नहीं है। जैसे इज या आर, कुछ किसी टॉपिक के शुरू में इज या आर तो नहीं लिखा हुआ। जैसे मिसाल के तौर पे, इज डेमोक्रेसी ऑफ फेलियर इन पाकिस्तान और आगे क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है। जो ऐसे क्वेश्चन मार्क के साथ होगा वो आर्गुमेंटेटिव होगा। टू व्हाट एक्सटेंट अगर टॉपिक के अंदर आ गया वर्ड, या डू यू एग्री या डिसएग्री, अगर इस तरह का कोई लफ्ज, इस तरह की फ्रेज आ गई है टॉपिक के अंदर, आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। एक्स और वाई, जब दरमियान में कोई और का लफ्ज आ जाए, तो इसका मतलब है ये आर्गुमेंटेशन है कि वो कहते हैं कि आप ये चीज है या ये चीज है। तो तब भी आपको कोई एक स्टांस लेना पड़ता है। ये भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं। और अगर ऐसी की नौयत ऐसी हो कि या तो उसकी आपको सपोर्ट में जाना पड़े या उसके अगेंस्ट जाना पड़े, तो तब भी ये क्या होता है, बेसिकली आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं। हिंट मैं दे रहा हूं आपको कि अगर ऐसे के टॉपिक को देख के आपको स्टांस लेना पड़े, या तो आपको यस कहना पड़े या नो कहना पड़े, या आपको राइट कहना पड़े कि या आपको रॉन्ग कहना पड़े कि ये बात ठीक है या गलत है, या आपको उसके बाद उस स्टांस के साथ एग्री करना पड़े या डिसएग्री करना पड़े, तो इसका मतलब है कि ऐसे जो एसेज होते हैं वो आर्गुमेंटेटिव एसेज होते हैं। एक दूसरी ट्रिक है या दूसरा टेस्ट है कि अगर टॉपिक जो है वो किसी खास पोजीशन का मुतकाजी हो, कि आपको कोई खास स्टांस पोजीशन या आप एक नुक्ता नजर अगर आपको पिक करना पड़े, अगर टॉपिक इस किस्म का हो कि वो आपको फोर्स कर दे कि आपने एक साइड चूज करनी है।
बरक्स उन एसेज के जिनके अंदर आपने सिर्फ एक बात को नरेट करना होता है या डिस्क्राइब करना होता है, जैसे डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव एसेज में होता है। तो ऐसे जो एसेज होते हैं उनके अंदर वो भी आर्गुमेंटेटिव होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, सोशल मीडिया इज अ मेनेस रादर देन अ बेनिफिट। कि सोशल मीडिया जो है वो एक किस्म की एक नेगेटिव चीज है, अफरियत है, अब्तला है, या आप कह सकते हैं कि परेशान कुन चीज है, या ये एक ऐसी चीज है जो जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इसमें या तो आपको इसको आर्गुमेंट इसके फेवर में देना पड़ेगा या इसके अगेंस्ट देना पड़ेगा। कि यानी कि या तो ये मैनेज कहना पड़ेगा या आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि ये मैनेज नहीं है बल्कि ये बेनिफिशियल चीज है। तो ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। इसी तरह अगर ऐसे ऐसे हो कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, तो ये इसके अंदर आपको कोई स्टांस नहीं लेना पड़ेगा, ये बल्कि क्या है, एक एक्सपोजिटरी या एनालिटिकल ऐसे है। एक तीसरा टेस्ट भी है जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि इधर जो टॉपिक आप देख रहे हैं वो आर्गुमेंटेटिव है या नहीं। कि अगर जो टॉपिक आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल में आया है क्या उसका काउंटर आर्गुमेंट अवेलेबल भी है कि नहीं। मिसाल के तौर पे, ग्लोबलाइजेशन इज अ थ्रेट टू नेशनल सॉवरेनिटी। कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो नेशनल सॉवरेनिटी के लिए थ्रेट है। अब आपके माइंड में आएगा थ्रेट नहीं है, या आपके माइंड में आएगा कि थ्रेट है। अगर आपके माइंड में है कि थ्रेट है, ग्लोबलाइजेशन नेशनल सॉवरेनिटी के लिए थ्रेट है, तो इसका काउंटर आर्गुमेंट भी है, हाँ नहीं है। मैं कह सकता हूँ इसके बड़े बेनिफिट्स है, थ्रेट नहीं है नेशनल सॉवरेनिटी के लिए। तो अगर किसी भी टॉपिक जो आपके सामने आता है आप सोचें कि क्या इसका काउंटर आर्गुमेंट भी बन सकता है, तो वो भी आर्गुमेंटेटिव एसेज होते हैं। अब एक लास्ट, मैं एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हिंट देना चाहूंगा कि जो भी एसेज फिलोसॉफिकल टाइप के होते हैं या जो भी एसेज डिबेटेबल टाइप के होते हैं वो हमेशा आर्गुमेंटेटिव होते हैं। जिसमें आपको कोई एक साइड पिक करनी पड़ती है, कोई एक खास स्टांस पिक करना पड़ता है, तो उनको हम कहते हैं कि ये आर्गुमेंटेटिव एसेज होते हैं, क्योंकि उसमें एक आर्गुमेंट, एक स्टांस या एक पोजीशन, एक साइड लेनी पड़ती है आपको। और जिन एसेस के अंदर सिंपली कॉजेज इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस, या कॉजेज एंड इफेक्ट्स, या चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, या चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड देना पड़ता है, वो सिंपली एक्सपोजिटरी, नैरेटिव या एनालिटिकल एसेस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई आपको साइड नहीं लेनी पड़ती। बल्कि अगर कोई टॉपिक आ गया है सोशल मीडिया इन पाकिस्तान कॉजेज, सॉरी, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, तो सोशल मीडिया इन पाकिस्तान को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसके चैलेंजेस लिखने पड़ेंगे, डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, और उसके इफेक्ट्स भी या उसकी अपॉर्चुनिटीज भी बतानी पड़ेंगी। तो ये एक्सपोजिटरी या डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव एसेस कहलाते हैं। लेकिन ज्यादा आ, आप कह सकते हैं कि ज्यादा जो इम्पोर्टेंट, या आप ये कह सकते हैं जो ज्यादा क्रिटिकल, या वो एसेस जो कि ज्यादा ट्रिकी होते हैं, वो आर्गुमेंटेटिव एसेस होते हैं। क्योंकि बेसिकली एग्जामिनर उसमें चेक करता है कि अगर आप क्या आप कोई एक वाजे स्टांस ले सकते हैं। अगर आप वाजे स्टांस लेते हैं तो उसकी सपोर्ट में आप आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। अगर आप अपने स्टांस के आर्गुमेंट सपोर्ट में आर्गुमेंट्स देते हैं तो आपके आर्गुमेंट्स कितने स्ट्रांग हैं, और आप एग्जामिनर को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। तो ये सारी जो स्किल्स आपकी होंगी ये रिटन एक्सप्रेशन के जरिए चेक की जाएंगी। लिहाजा आर्गुमेंटेटिव एसेस जो होते हैं वो बेसिकली आपकी क्रिटिकल स्किल्स या एनालिटिकल रीजनिंग, आपकी आर्गुमेंटेशन और आपकी परसुएसिव पावर का बेसिकली इम्तिहान होते हैं। मैं कुछ मिसालें देता हूं कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे की मिसालें क्या हैं। जैसे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज अ डिस्टेंट ड्रीम। पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी, जो जमहूरियत है, वो एक दूर का एक ख्वाब है, या दूर का एक, आप कह सकते हैं कि हाँ, एक सुहाना ख्वाब ही है सिंपली। ये इस बात का, मैं इसके अपोजिट भी जा सकता हूँ, इसका काउंटर आर्गुमेंट भी हो सकता है कि नहीं, डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिस्टेंट ड्रीम नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल चीज है। दूसरा टॉपिक है, इज ग्लोबलाइजेशन अ थ्रेट टू नेशनल सोवरेनिटी। लेट मी जूम आउट। दूसरा, पहला टॉपिक है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज अ डिस्टेंट ड्रीम। कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो एक डिस्टेंट ड्रीम है। तो ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है क्योंकि उसका काउंटर आर्गुमेंट भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ कि डिस्टेंट ड्रीम नहीं है डेमोक्रेसी बल्कि एक्चुअली है। दूसरा टॉपिक है, इज ग्लोबलाइजेशन अ थ्रेट टू नेशनल सोवरेनिटी। क्या ग्लोबलाइजेशन जो है वो नेशनल सोवरेनिटी के लिए थ्रेट है, ये क्वेश्चन है। कुछ लोग कहेंगे यस है, कुछ लोग कहेंगे नहीं। जो लोग कहेंगे है तो उनको इसके सपोर्ट में आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे, और जो कहते हैं कि नहीं तो उसको उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। इसी तरह, विदाउट मॉरल स्टैंडर्ड्स देयर कैन बी नो प्रोग्रेस।
कि मॉरल स्टैंडर्ड्स के अलावा के बगैर प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ये इसके ऊपर ये, अगर आप ये बात मानते हैं कि मॉरल स्टैंडर्ड के बगैर कोई तरक्की नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि अगर आप इसकी बात साथ एग्री कर रहे हैं, तो आपको इसकी ये एक स्टांस लेना पड़ेगा। आपको ये एक स्टांस है बेसिकली, तो इसकी सपोर्ट में आपको कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स इसको साबित करना पड़ेगा। तो ये भी एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। और इसका काउंटर आर्गुमेंट भी कुछ लोग कह सकते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, अब मॉरल स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं होती, उसके बगैर भी तरक्की हो सकती है, वेस्टर्न टाइप के जो लोग हो सकते हैं। अब वैसे तो जो वेस्टर्न लोग हैं वो ज्यादा मॉरल मॉरल वैल्यूज को का ख्याल रखते हैं। तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक है करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स। कि करप्शन जो है वो तमाम जो बीमारियां हैं उनकी जड़ है। ये एक बेसिकली स्टांस है, ये एक आर्गुमेंट है। इसकी आपको सपोर्ट में कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। ये एक क्लियर आप कह सकते हैं स्टांस है, पोजीशन है बकायदा। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, करप्शन तमाम बीमारियों की जड़, जो तमाम समाजी बुराइयां या तमाम जो इवल्स हैं उनकी जड़ करप्शन नहीं है, बल्कि और चीजें भी हैं। लिहाजा ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। सोशल मीडिया इज अ menace रादर देन अ बेनिफिट, जी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। इसके अलावा करप्शन की, ये दोबारा टॉपिक रिपीट हो गया। इज डेमोक्रेसी सुटेबल फॉर पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेसी जो है वो सुटेबल है? कुछ लोग कहेंगे यस, कुछ लोग कहेंगे नहीं। लिहाजा ये भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे। टेक्नोलॉजी हैज डिस्ट्रॉयड ह्यूमन वैल्यूज। टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन वैल्यूज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, टेक्नोलॉजी तो बड़ा ने एक इंसानियत की खिदमत की है। तो जो कुछ लोग इसके अगेंस्ट जाएंगे, कुछ इसकी फेवर में जाएंगे। लिहाजा ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे हैं। अब सवाल ये है कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो होते हैं उनकी आउट उनके लिए उसके लिए आउटलाइन कैसे क्रिएट की जाती है? सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा, जैसे तमाम एसेज में होते हैं। आप इंट्रोडक्शन हमेशा आप स्टार्ट होता है हुक से, अटेंशन ग्रैबर से, कि आपका जो एग्जामिनर है वो पेपर चेक करते हुए उसकी अटेंशन को आपने कैप्टिवेट करना है। इसी तरह आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड देना है और थीसिस स्टेटमेंट लिख देनी है। एग्जामिनेशन के अंदर जो आउटलाइन होती है उसमें इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे थीसिस स्टेटमेंट लिखना ज्यादा प्रेफरेबल है। दूसरी जो हेडिंग है वो होती है आर्गुमेंट्स इन फेवर। कि जो आपने स्टांस लिया है आर्गुमेंटेटिव ऐसे में, आप उसकी फेवर में कितने पॉइंट्स देंगे। 3 पॉइंट्स दे सकते हैं, 4 पॉइंट्स दे सकते हैं। और ये चारों पॉइंट जो होंगे वो इंतहाई जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो पहले देंगे। उससे कदरे कमजोर पॉइंट, लेकिन होना वो भी आपके फेवर में चाहिए, आपके स्टांस की। और तीसरा पॉइंट, यूं आप अपने 3 आर्गुमेंट्स देंगे। और उसके बाद तीसरी हेडिंग देंगे आप। पहली हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन की, जिसमें थीसिस स्टेटमेंट भी होगी। दूसरी स्टेटमेंट, दूसरा पैराग्राफ या दूसरी हेडिंग होगी, मेन आउटलाइन जो होगी वो होगी आर्गुमेंट्स जो कि आपके स्टांस के फेवर में होंगे। तीसरी हेडिंग होगी काउंटर आर्गुमेंट्स, क्योंकि आपका स्टांस तब वाजे होगा जब आप काउंटर आर्गुमेंट भी देंगे। अगर आप 4 या 3, जो बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली या आप मोस्ट प्रेफरेबली कह लें कि आपको चार चार ऐसे स्टांस देने चाहिए जो कि आपके मेन पोजीशन जो आपने स्टांस लिया उसकी सपोर्ट कर सके। काउंटर आर्गुमेंट बेशक कमजोर कमजोर से दें और 2 दे दें, सफिशिएंट है। 4 पॉइंट्स अगर आपके स्टांस के फेवर में आ गए, तो 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि काउंटर आर्गुमेंट में होंगे, जो कदरे कमजोर होंगे। और चौथी हेडिंग में आपने अपने स्टांस को स्ट्रेंथन करना है। कोई एविडेंस दे के, कोई रीजन दे के, कोई आर्गुमेंट्स दे के, कोई स्टैटिस्टिक्स दे के, कोई रिपोर्ट दे के, यानी कि कोई केस इन पॉइंट मेंशन करके, और आखिर में कंक्लूड कर देंगे। और जब कंक्लूजन करेंगे अपने ऐसे का, तो कंक्लूजन के अंदर भी आप अपना, आपके ऐसे के कंक्लूजन में भी आपका स्टांस आपने मजीद उसको रीइटरेट करना है, उसका दोबारा इयादा करना है। और इसी तरह अगर हम देखें कि थीसिस स्टेटमेंट, आप किसी भी ऐसे की आउटलाइन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एक फाउंडिंग पिलर होती है। उसके ऊपर पूरा ऐसे की जो स्ट्रक्चर है, जब ऐसे की जो बिल्डिंग होती है वो खड़ी होती है। अब थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आर्गुमेंटेटिव एसेस में कैसे लिखी जाती है? थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है वैसे? थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली आपका ऐसे का सेंट्रल आइडिया होती है, जिसके ऊपर पूरा आपका ऐसे जो है वो बिल्डअप होता है। और वो ये 1 या 2 सेंटेंसेस में होता है, जिसको पढ़ने के बाद आपको, आपके एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप ऐसे के अंदर कौन सा स्टांस लेंगे, या आप ऐसे के अंदर कौन कौन सी चीजें नरेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, किन इन चीजों को एनालाइज करेंगे। तो आपके थीसिस स्टेटमेंट जो है, अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट होगी, तो या तो वो ऐसे के जो ऐसे के अंदर बेसिकली आपको एक स्टांस लेना पड़ेगा आर्गुमेंटेटिव ऐसे में, या एक पोजीशन लेनी पड़ेगी, या कुछ साइड लेनी पड़ेगी, या तो उसकी फेवर में होगा या उसके अगेंस्ट होगा। और फिर आपकी थीसिस स्टेटमेंट डायरेक्शन देगी कि अगर आप उस स्टांस के जो टॉपिक है उसकी फेवर में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, या अगर उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो उसकी रीजन देनी पड़ेगी कि क्यों जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं। और आपकी थीसिस स्टेटमेंट कभी भी वेग नहीं होनी चाहिए।
क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपकी थीसिस स्टेटमेंट को देखने के बाद पता चल सके कि आपने कौन सा स्टांस लिया है। आप टॉपिक की फेवर में गए हैं या उसके अगेंस्ट गए हैं। फार्मूला क्या है कि आप स्टांस लें, थीसिस स्टेटमेंट कैसे क्रिएट करेंगे या कैसे क्राफ्ट करेंगे, आप अपना स्टांस लें और उसके सपोर्ट में दो तीन रीजन दे दें। दिस इज द सिंपल फार्मूला ऑफ क्रिएटिंग और क्राफ्टिंग थीसिस स्टेटमेंट। मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जैसे पहली एग्जांपल है, अगर एक टॉपिक आता है जो कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, जितनी भी मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको, ये बेसिकली आर्गुमेंटेटिव एसेस की थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर होंगी। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज अ डिस्टेंट ड्रीम, कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो एक डिस्टेंट ड्रीम है। मैं इसकी फेवर में जाता हूं, मैं थीसिस स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान रिमेन्स अ डिस्टेंट ड्रीम ड्यू टू वीक इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री इंटरवेंशंस एंड एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी। अब जरा देखें कि मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर वाकई डिस्टेंट ड्रीम है। मैं इस आर्गुमेंट की बेसिकली सपोर्ट में चला गया हूं। जब मैंने ये इसकी सपोर्ट में चलूंगा तो मेरी थीसिस स्टेटमेंट क्या है, पहले मैं अपना स्टांस दूंगा कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान रिमेन्स अ डिस्टेंट ड्रीम, कि वाकई ऐसा है। क्यों? आगे मैं इसकी तीन रीजन दूंगा। ड्यू टू कि इदारे कमजोर हैं, मिलिट्री हमेशा इंटरवीन करती रहती है, और पॉलिटिकल मेच्योरिटी की कमी है। इसी तरह दूसरा टॉपिक है, उसकी थीसिस स्टेटमेंट जरा देखेंगे कैसे बनाएंगे। इस ग्लोबलाइजेशन अ थ्रेट टू नेशनल सोवरेनिटी, क्या ग्लोबलाइजेशन जो है वो नेशनल सोवरेनिटी के लिए एक थ्रेट है? ये भी एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, क्योंकि ये क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपने अपने एक आर्गुमेंट देना है। मैं इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्रिएट करता हूं। मैं कहता हूं ग्लोबलाइजेशन दो बेनिफिशियल इकोनॉमिकली, अगरचे ये इकोनॉमिकली इसके फायदे भी हैं, बट इट पोजेस सीरियस थ्रेट टू नेशनल सोवरेनिटी बाय वीकनिंग लोकल कल्चर्स, अंडरमाइनिंग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड फोस्टिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी। कि ग्लोबलाइजेशन के अगरचे कुछ इकोनॉमिकली फायदे जरूर हैं, लेकिन ये नेशनल सोवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। क्यों? क्योंकि इससे लोकल कल्चर वीक होते हैं, इससे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है वो अंडरमाइन होती है, और इससे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है वो उसको फरोग मिलता है। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं बाकी कंट्रीज के ऊपर। लिहाजा मैं भी इस टॉपिक की फेवर में गया हूं और उसकी मैंने तीन रीजन लिख दिए हैं। इसी तरह एक टॉपिक है, विदाउट मॉरल स्टैंडर्ड्स देयर कैन बी नो प्रोग्रेस। ये एक टॉपिक है, इसकी मैं थीसिस स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि मैं इसकी सपोर्ट में जाता हूं कि वाकई मॉरल स्टैंडर्ड्स के बगैर कोई ट्रू प्रोग्रेस नहीं हो सकती। मैं कहता हूं ट्रू प्रोग्रेस रिक्वायर्स मॉरल फाउंडेशंस, बिकॉज करप्शन, इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी हिंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं कहता हूं कि अखलाकियात के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि जो ट्रू प्रोग्रेस होती है वो बेसिकली मॉरल फाउंडेशंस के ऊपर ही हासिल की जा सकती है। क्योंकि अगर मॉरल फाउंडेशंस ना हो तो फिर क्या होता है, इमोरल चीजें होती हैं, जैसे करप्शन होती है, इनजस्टिस होता है, इनइक्वालिटी होती है, उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता रुक जाता है, यानी कि प्रोग्रेस का रास्ता रुक जाता है। टॉपिक एक और मैं देखता हूँ, टॉपिक 4 है कि करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स। कि करप्शन जो है वो तमाम इवल्स का एक रूट कॉज है। ये भी एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, करप्शन जो है तमाम इवल्स का रूट कॉज नहीं है करप्शन। कुछ लोग कहेंगे कि तमाम इवल्स का रूट कॉज करप्शन नहीं है, बल्कि कुछ और वजूहत भी हो सकती हैं। तो ये भी एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। मैं कहता हूं इसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट कि करप्शन इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स। मैं इसकी फेवर में चला गया हूं। अगर मैं इसकी फेवर में चला गया हूं तो थीसिस स्टेटमेंट में मैं इसकी कुछ रीजन दूंगा कि मैं कहता हूं कि करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स, एज क्योंकि इट erodes institutions, hampers economic growth and deepens poverty। मैं कहता हूं कि करप्शन तमाम इवल्स की बेसिकली जड़ है, क्योंकि तमाम इदारों को ये एरोड करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ को रोकती है और पॉवर्टी को मजीद बढ़ाती है। ये मैंने इसकी अपनी रीजंस दे दी, जिसकी मदद से मैंने करप्शन की, मैं कहता हूँ कि करप्शन वाकई तमाम इवल्स की जड़ है। एक और टॉपिक हम देख लेते हैं, वो भी आर्गुमेंटेटिव है, कि सोशल मीडिया इज अ मेनेस रादर देन अ बेनिफिट। कि सोशल मीडिया जो है वो एक अफरियत है, ना कि ये कोई एक फायदामंद चीज है। मैं इसके ऊपर साफ जरा ये भी अब यहाँ पे कोई एक स्टांस लेना पड़ेगा कि सोशल मीडिया या तो मेनेस है या एक बेनिफिशियल चीज है। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, मैं इसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाता हूँ। मैं कहता हूँ डिस्पाइट इट्स रोल इन कनेक्टिंग पीपल, कि अगरचे लोगों को कनेक्ट करने में इसका रोल है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया इज लार्जली अ मेनेस। ज्यादातर सोशल मीडिया जो है कि वो अफरियत के तौर पे, एक नेगेटिव चीज के तौर पे काम करता है, एज इट स्प्रेड्स मिस इन्फॉर्मेशन, प्रमोट्स मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड वीकन्स रियल लाइफ सोशल बॉन्ड्स। कि सोशल मीडिया ज्यादातर जो है वो फेक न्यूज फैलाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज कॉज करता है, और लोगों के दरमियान में जो रियल रवाबित हैं उनको कमजोर करता है। ये मैंने
बेसिकली स्टांस लिया कि सोशल मीडिया जो है वो मेनेस है, और क्यों मेनेस है आगे मैंने 3 रीजन बता दी। एक और टॉपिक हम देख लेते हैं कि एजुकेशन इज अ की टू द सोशल डेवलपमेंट, सॉरी सॉरी, एक और टॉपिक है कि एजुकेशन इज अ की टू नेशनल प्रोग्रेस, कि तालीम जो है वो नेशनल प्रोग्रेस की एक की है, चाबी है। तो मैं इसके ऊपर तीसरे स्टेटमेंट लिखता हूं कि एजुकेशन इज अ की टू नेशनल प्रोग्रेस, कि तालीम जो है वो वाकई कौमी तरक्की के लिए एक की है। कैसे? बिकॉज इट फोस्टर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी एंड रिड्यूसेस इनइक्वालिटीज, कि वाकई तालीम जो है वो किसी भी मुल्क की कौमी तरक्की के लिए एक की का काम करती है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट फरोग पाती है, इससे डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत मजीद स्ट्रेंथन होती है, और इससे इनइक्वालिटीज जो होती है माशरे के अंदर वो कम होती है। यानी मैंने इस स्टांस की मैं फेवर में गया, मैंने ये स्टांस लिया कि वाकई एजुकेशन जो है वो नेशनल प्रोग्रेस को प्रमोट करती है, उसके लिए की है। तो मैं उसकी मैंने आर्गुमेंट्स दे दिए। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, अगर ये टॉपिक आता है एजुकेशन इज द की टू नेशनल प्रोग्रेस, आप इसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नो, एजुकेशन इज नॉट द की टू नेशनल प्रोग्रेस। अगर आप कहते हैं कि एजुकेशन नेशनल प्रोग्रेस की नहीं है, तो फिर आपको उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बातें करनी पड़ेंगी। इस तरह एक और टॉपिक है कि विमेन एम्पावरमेंट इज द की टू सोशल डेवलपमेंट, कि अगर औरतों को की एम्पावरमेंट की जाएगी तो मुआशरा जो है वो उसके अंदर डेवलपमेंट आएगी। अब ये भी एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, औरतों की जो एम्पावरमेंट से जरूरी नहीं है कि सोशल डेवलपमेंट आए, बल्कि कुछ और बातें भी हैं जिनसे सोशल डेवलपमेंट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि खवातीन की एम्पावरमेंट से ही सोशल डेवलपमेंट हो। तो ये भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, इसके ऊपर भी आपको एक स्टांस लेना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि वाकई विमेन एम्पावरमेंट से सोशल डेवलपमेंट होती है, तो मैं इसके ऊपर तीसरे स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैं ये स्टांस ले रहा हूं इसकी फेवर में कि इंपावरिंग विमेन इज इनडिस्पेंसिबल, कि औरतों की को तरक्की देना ये नागुजीर है, इनडिस्पेंसिबल है, इनएविटेबल है फॉर सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के लिए ये नागुजीर है, लाजमी है। क्यों? एज इट बूस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, प्रमोट्स जेंडर जस्टिस एंड इंश्योर्स हेल्थियर सोसाइटीज, कि अगर 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 हम विमेन को एम्पावर करेंगे तो बेसिकली क्या हम कर रहे होंगे, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को प्रमोट कर रहे होंगे, जेंडर जस्टिस को प्रमोट कर रहे होंगे, और एक हेल्दी मुआशरा जो है क्रिएट कर रहे होंगे। यानी मैंने कहा कि वाकई विमेन की इंपावरमेंट जो है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए की है। अगर मैंने ये इसकी फेवर में पॉइंट दी है, तो मैंने उसकी आगे 3 रीजन भी बता दिए हैं। तो ये तीसरी स्टेटमेंट आप देख चुके होंगे। इससे अगला एक टॉपिक है कि क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ये भी एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे का एक टॉपिक है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब इसके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट भी है कि नहीं, क्लाइमेट चेंज जो है ये टोटली मिथ है, कुछ भी नहीं है, कोई ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है, बल्कि एक सिंपली एक आप कह सकते हैं कि लोगों ने एक नैरेटिव डेवलप किया हुआ है। तो जिस टॉपिक की का काउंटर आर्गुमेंट भी बन सकता हो तो वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है। तो मैं इसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाता हूं, मैं कहता हूं मैं इसकी फेवर में जा रहा हूं कि वाकई क्लाइमेट चेंज जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए एक बिगेस्ट थ्रेट है। मैं कहता हूं क्लाइमेट चेंज पोजेस द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी by causing extreme weather patterns, disrupting food security and endangering global peace, कि वाकई क्लाइमेट चेंज जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। उसकी रीजन मैं दूंगा किस तरीके से, कि ये एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स कॉज कर रहा है, फूड सिक्योरिटी का इश्यू इसी वजह से हो रहा है, और लोगों के लिए ग्लोबल दुनिया के अंदर जो ग्लोबल पीस है उसको ये क्या कर रहा है, इंडेंजर कर रहा है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें मैंने बताया कि ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो हैं, अगर आपके सामने कुछ टॉपिक्स आए तो आपने ये अंदाजा लगाना होता है कि क्या ये टॉपिक आर्गुमेंटेटिव है या नहीं। तो अगर किसी ऐसे की स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन मार्क हो, या और का लफ्ज आए, या ऐसा स्टांस हो कि जिसमें ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको कोई एक स्टांस या एक आपको कोई पोजीशन या आपको एक साइड चूज करनी पड़े, तो वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं। आर्गुमेंटेटिव ऐसे की जो आउटलाइन बनाई जाती है उसमें पहले इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद आप उसकी फेवर में 4-5 स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स देते हैं, उसके बाद आप उसकी काउंटर आर्गुमेंट में इंतहाई कमजोर दो एक आप कह सकते हैं आर्गुमेंट देते हैं, उसके बाद आप उसको कंक्लूड करते हैं। और जो आर्गुमेंटेटिव एसेज होते हैं बेसिकली उसकी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आप एक स्टांस लेंगे, चाहे उस टॉपिक के अगेंस्ट जाएं या उसकी फेवर में जाए। अगर अगेंस्ट जाएंगे तो आगे रीजंस लिखेंगे, अगर आप उसकी सपोर्ट में जाएंगे तो आगे रीजन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने 8-10-15 जो है वो टॉपिक्स उठाए हैं आर्गुमेंटेटिव एसेस, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो थीसिस स्टेटमेंट के अंदर मैं एक स्टांस लेता रहा हूं, और उसकी फेवर में या उसकी सपोर्ट में मैं 3-4 जो है वो रीजंस या आर्गुमेंट्स
पेश करता रहा हूँ। उम्मीद है कि अब आपके सामने अगर कभी भी कोई पीएमएस का, सीएसएस का या यूपीएससी का पेपर आएगा या सीएसएस का, तो आप या वैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज का कोई भी ऐसे का पेपर आएगा, 4-5 टॉपिक जिसमें दिए होंगे, तो उसको देखने के बाद आप ये अंदाजा जरूर लगा सकेंगे कि क्या ये टॉपिक जो है वो आर्गुमेंटेटिव है या डिस्क्रिप्टिव है या सिंपली एक्सपोजिटरी या आप कह सकते हैं कि एनालिटिकल है। अगेन मैं ये कहूंगा कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्रिटिकली क्लियर लिखा होता है कि सोशल मीडिया इन पाकिस्तान सपोज कॉज चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पे आपको कोई स्टांस लेने की जरूरत नहीं होती। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आपने लिखने हैं, नरेट करने हैं, तो जो नैरेटिव एसेस होते हैं, एक्सपोजिटरी एसेस होते हैं, या आप कह सकते हैं एनालिटिकल एसेस होते हैं। लेकिन जिन एसेस के अंदर आपको एक स्टांस लेना पड़े और उसकी फिर उसको सपोर्ट करना पड़े, उसको वैलिडेट करना पड़े, उसको सब्सटेंशिएट करना पड़े, वो आर्गुमेंटेटिव एसेस होते हैं। और मैंने अपने इस लेक्चर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताया कि आर्गुमेंटेटिव एसेस कौन कौन से होते हैं। अगेन आप आखिर पे मैं अपने लेक्चर के ये कहूंगा कि आज जो पीएमएस का पेपर आया उसके अंदर जो टॉपिक्स थे वो सारे आर्गुमेंटेटिव एसेस थे। मैं उसको एक मतलब दोबारा आपको दिखा देता हूँ जो आज के ऐसे के अंदर आए टॉपिक्स। ये चारों टॉपिक्स हैं जिसके अंदर या तो क्वेश्चन स्टेटमेंट है या और का वर्ड लिखा हुआ है, या आपको कोई ना कोई स्टांस एक पिक करने के ऊपर मजबूर किया एग्जामिनर ने कि आप बताएं कि पुलिस रिफॉर्म जो है पाकिस्तान के अंदर वाकई जो वो मॉडर्न पुलिसिंग को प्रमोट कर रही है या सिंपली कॉस्मेटिक मेजर्स हैं। इसी तरह एजुकेशन और एक्सट्रीमिज्म के ऊपर उसने बात की है और कहा है कि पंजाब के अंदर जो स्कूल्स हैं क्या वो पीसफुल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। और पाकिस्तान के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो उसने बात की है, तो उसने कहा कि क्या ये रूरल डिजिटल डिवाइड को प्रमोट कर रहा है या लोगों को, देहात के लोगों को और शहर के लोगों को आपस में जोड़ने का और पुल उनके 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 दरमियान में पुल का काम कर रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया है। इसी तरह एक और टॉपिक है कि पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर ये जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन का कल्चर है, ये लोगों को, यूथ को एम्पावर कर रहा है या उनको स्ट्रेसफुल कर रहा है, ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि जो पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन का कल्चर है, ये वाकई लोगों को, यूथ को या तो एम्पावर कर रहा है या आप बताएंगे ये स्ट्रेसफुल कर रहा है। तो आपको एक स्टांस लेना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि पंजाब या पाकिस्तान के अंदर जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन का कल्चर है ये लोगों को, यूथ को स्ट्रेसफुल कर रहा है, तो आप इसका थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे कि द राइज ऑफ या कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कल्चर इन पाकिस्तान इज स्ट्रेसिंग पाकिस्तान यूथ एज, आगे उसकी 3-4 रीजन लिखेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये लोगों को एम्पावर कर रहा है, तो आप लिखेंगे इसकी थीसिस स्टेटमेंट ऐसे बनाएंगे कि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कल्चर इन पाकिस्तान इज एम्पावरिंग यूथ बिकॉज इट इज, आगे 3-4 रीजन लिखेंगे। तो ये थीसिस स्टेटमेंट आज के लेक्चर में हमने ये पहचाना कि आर्गुमेंटेटिव एसेस क्या होते हैं, उनके लिए थीसिस स्टेटमेंट कैसे क्रिएट की जाती है, और एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे की आउटलाइन कैसे बनाई जाती है। उम्मीद है कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे के ऊपर ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अगर आपका कोई भी एम्बिग्यूटी, कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।